हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी आपका प्री में क्या रहता है, मेंस में क्या रहता है, ठीक है। इस एग्ज़ाम में कितना आपका कट ऑफ होना चाहिए, कितना आप एम करके चलो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप किसी सब्जेक्ट को चूज़ करो। कि कभी कभी हमें ये दिक्कत होती है जानने में कि हम किसी सब्जेक्ट को चूज़ कैसे करें मेंस के टाइम पे खासकर, ठीक है। मेन ये जो हमारा पूरा रहेगा वीडियो, थोड़ा लॉ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जीके जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहली चीज़ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेज रहता है, किसी भी स्टेट को आप एम करोगे तो फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो हम प्री के ही सिलेबस को देख लेते हैं, इसमें कितना हमें कट ऑफ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी जनरल नॉलेज और लॉ। ये हैं हमारे दो पेपर्स, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पर जो हमारा जीके का पेपर होता है ये रहता है 100 मार्क्स का, और जो हमारा लॉ का पेपर होता है ये रहता है हमारा 150 मार्क्स का, ठीक है। तो पहले तो हमें स्कीम पता होनी चाहिए कि कौन सा पेपर कितने नंबर का है, किस हिसाब से हमें उसके बारे में तैयारी करनी है, ठीक है। तो हमारा पहला पेपर कौन सा आ रहा है, जीके। जीके के बारे में सर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। अब हम लॉ पे आ जाते हैं। लॉ मेन हमारा फोकस है इस वीडियो में, एविडेंस एंड प्रोसीजर। अब कौन से सब्जेक्ट्स आ जाएंगे एविडेंस और प्रोसीजर में, यही देख लेते हैं, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस, ठीक, जैसा कि इसका नाम ही कह रहा है। अब भाई सिर्फ इधर तक तो हम रहे नहीं, क्योंकि 2023 में क्या हुआ, हमारे पास आ गए भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये लॉज भी हम एम करेंगे। तो जब हम पढ़ाई करेंगे तो इन लॉज को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, पहली चीज। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक्स जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ट्राइब्यूनल्स, लोक अदालत्स, लीगल एड सर्विसेज, किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे डिफाइन किया गया, ये सब किसने क्या डेफिनेशन दिया, ये सारी चीजें प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स, हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। प्रीलिमिनरी में हम सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी हमारे लिए यहाँ पे क्या क्या जरूरी हो जाएगा, आर्टिकल नंबर्स, सेक्शन नंबर्स, पहला। दूसरी चीज जो हमारे लिए जरूरी होगी लीडिंग केस लॉज, रिसेंट एंड लीडिंग केस लॉज। तो टाइम टू टाइम आपको इसका भी अपडेट देते रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में इंपॉर्टेंट हेड्स जो आपके सिलेबस में दिए जाते हैं, यूजुअली जो कमीशन अपडेट करता है उसमें हेड्स देते हैं कि ये टॉपिक्स इन सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट हैं। हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो इसके 4 लॉज हैं, ठीक है। मेन उन 4 लॉज को फोकस करते हुए हम पढ़ाई करेंगे। मुस्लिम लॉ में कोई स्पेसिफिक ऐसे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली जब ट्रिपल तलाक वाला आया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं हमें उन्हें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी के मैक्सिम्स, जनरल प्री के लिए हम कितना जानेंगे, बस मैक्सिम, कौन सी मैक्सिम का क्या मतलब है, बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है यही काफी है हमारे लिए, ठीक। 2018 का जो अमेंडमेंट आया था वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। इसके अलावा एक चीज और है लॉ में ही अगर हम बात करें तो वो है कमर्शियल लॉज। कमर्शियल लॉ में कौन से सब्जेक्ट्स हमें देखने हैं, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एनआई और कंपनी लॉ। अब ये नहीं है कि हमें इनके पूरा बेरा याद करना है, नहीं, स्पेसिफिक इनके सेक्शंस रहेंगे जो हम याद करेंगे, ठीक है। मेंस का सिलेबस ये है, इसका मैं डिटेल आगे डिस्कशन करूंगी, तो इधर इस पेज पे मैं कुछ नहीं करूंगी, आगे अपन उसका देखेंगे मेंस के सिलेबस का आगे डिटेल डिस्कशन, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का रहता है, क्या रहता है, वो भी हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स, मेंस में 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, जिसमें कौन से सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपका इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज,
जनरल साइंस, एलिमेंट्री साइंस जिसको हम कहते हैं, और लास्ट है हमारा लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये जो 5 हमारे सब्जेक्ट्स हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, यानी ये तो आने ही आने हैं। कंपलसरी और ऑप्शनल क्या मतलब है इसका? क्या किसी और स्टेट में हमें ये देखने को मिलता है कि हमें लॉ में ऑप्शनल मिल रहा है चूज करने को? नहीं, ये सिर्फ है हमारा बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शनल वाली जो इशू रहता है वो थोड़ा हो जाता है कि भाई हम ऑप्शनल कैसे चूज करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस वहां दिया रहता है। ठीक है, आप 2-3 तरीके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करने के। पहले एक बार हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं क्या है जल्दी जल्दी, फिर ऑप्शनल पे स्पेसिफिकली बात कर लेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पर हम बात कर लें कट ऑफ। कट ऑफ मैं चाह रही हूँ कि मेंस और प्री का एंड में हम इस पे डिस्कशन करें। सो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमारे कौन से हैं? जनरल इंग्लिश, जैसा कि मैंने बताया उसमें 3 चीजें आती हैं, अनसीन पैसेज, समरी और प्रेसी राइटिंग और लेटर राइटिंग। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। यूजुअली एस्से वगैरह भी पूछते हैं। ठीक है, इसके साथ में एस्से भी रहते हैं। अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम पढ़ते आए हैं बचपन से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये किसी और स्टेट में नहीं आता है, और ना ही ये लेटर राइटिंग, ये भी किसी स्टेट में नहीं आते। दिस इज स्पेसिफिक टू बिहार ओनली। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है तैयारी करते समय कि ये वाली जो टॉपिक्स हैं हम इन्हें ना छोड़े जब हम मेंस की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जनरल नॉलेज। सर डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज पे। तो बेसिकली करंट अफेयर्स और स्टैटिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके प्लस द करंट अफेयर्स, इतना अपन को ध्यान रखना है। ये हम अभी इसलिए डिस्कस करें क्योंकि हम कट ऑफ पे भी बात करने वाले हैं। ठीक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम आगे बढ़ते हैं। अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स की हमारी बात होने के बाद हम आते हैं एलिमेंट्री जनरल साइंस पे। इस पे भी दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। 150 मार्क्स का ये रहता है। ठीक है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक तो साइंस, दूसरा जीके और तीसरा लैंग्वेज। हम क्योंकि स्ट्रैटेजी के भी साथ में बात करते चल रहे हैं ना, तो हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रैटेजी में किन सब्जेक्ट्स को हम छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, वो ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लॉ में यूजुअली ये होता है कि एवरेज मार्किंग आपको मिलती है। एवरेज मार्किंग से मतलब 50 से 55% तक। ठीक, मेंस की बात कर रही हूँ मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे। तो जब हम मेंस की बात करें 50 से 55% तक हम एम करके चल सकते हैं, लेकिन अपन लेके चलेंगे 60%। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है ना, वो वाली चीज हो जाएगी। अब आ जाते हैं लॉ के सब्जेक्ट, जो एक इकलौता लॉ का सब्जेक्ट है जो कंपलसरी में आता है। ठीक है, आप चाहे कोई भी ऑप्शनल लें, एक जो कंपलसरी लॉ का सब्जेक्ट है वो है एविडेंस एंड प्रोसीजर। कहने के लिए एक है, देखें तो हम इसमें 5 लॉज हमें पढ़ने हैं। अब वो 5 के जो हैं हो गए हैं 7, कारण इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हमें कैसे पढ़ना है कि हम एविडेंस एक्ट भी पढ़ें और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ें। जैसे आप बैचेस में पढ़ाई करेंगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हम किस तरह से इसे डील करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है सीपीसी। थर्ड इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। क्वेश्चन वाइज जब हम मेंस का पढ़ेंगे, मेंस का पढ़ाई कैसे होती है हमें देखने हैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे चॉक आउट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये पूरा हम करके देंगे आपको। तो आपको क्या करना है, आपको आना है, आपको बस जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं उन्हें रिवाइज करना है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, उनको रिविजन करना है बस, इससे ज्यादा आपको अपने पार्ट पे और कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स वो सब हम एनालाइज करेंगे, आपको इसके बारे में पूरा कोई भी ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको अनआंसर्ड रहे। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। एक क्लास हमारी रहेगी ताकि आप देख लो कि हमारा कोई पीछे का कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है फिर हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट है,
इन सारे जो अभी हमारे संहिता आई हैं, अधिनियम आए हैं, इनके बारे में जानना रिसेंट डेवलपमेंट में है। दूसरा, अब से जो केसेस आ रहे हैं वो किन से डील करने वाले हैं, वो नए लॉज के अंडर डील करने वाले हैं हम। फिर आ रहा है हमारा प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, चूज कैसे करना है। मैं जैसे आपको बता रही थी कि भाई हमें ऑप्शनल में 3 में से 5 में से 3 सब्जेक्ट्स को चूज करना है। ठीक है, अभी हम उन 5 सब्जेक्ट्स का विद सिलेबस डिटेल्ड वो देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें पूछ रहा है। तरीका क्या होना चाहिए आपको सिलेक्ट करने का। मान लीजिए आज मैं बिहार का फॉर्म भर रही हूँ। ठीक है, यूजुअली ये चीज़ आपसे फॉर्म भरते समय ही पूछ ली जाएगी कि किस तरह से क्या आपको कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो भाई आज की डेट में ही आपको मान लो आपने सोच लिया मुझे बिहार का ही देना है पेपर। ठीक है, बिहार का पेपर देना है ना, तो अपना पेपर के जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी सिलेक्ट करके रखो। कारण है ऑन द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म, उसी दिन आपको ये 3 सब्जेक्ट्स फाइनल करने होंगे। अगर आपने इस डेट तक नहीं किया तो होगी उस टाइम पे कंफ्यूजन। और हड़बड़ी में हम क्या करते हैं जल्दबाजी में कि भाई चलो ठीक है हमारी डेट निकल जाए, उससे बेहतर है हम कोई भी 3 सब्जेक्ट भर देते हैं। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, इसका सिलेबस कम है, हम इसको भर देते हैं, इस तरह से सोच के हम दे देते हैं। यूजुअली हमारा काम यही होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि जिस चीज़ में हमें लगे मेहनत कम करनी है हम उसको दे देते हैं। ठीक है, मेहनत अब कैसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपने अभी LLB किया है, तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे जाइए। ठीक है, कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बिहार का पेपर दिया, मुझे सिलेक्ट करना था एक सब्जेक्ट। मैंने कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मुझे मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ पसंद था, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा आपका मास्टर्स। ठीक है, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन रहता है ना, तो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लो। उसका रीजन ये है कि अगर आप स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपका रिसेंटली रिवीजन हुआ होगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अगर आपने मान लो अपने मास्टर्स में कॉन्स्टिट्यूशन लिया या कंपनी लॉ लिया या मैंने फैमिली लॉ लिया था, तो मुझे फैमिली लॉ पसंद था, मैंने मास्टर्स में भी फैमिली लॉ ले लिया, तो मेरे लिए आसान हो गया सिलेक्ट करना। इस तरह से ये तरीका होता है उसे चूज करने का कि आप किस तरह से उसे चूज कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज ही मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन ही ये फाइनल कर लें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, फाइनल एक तो ये तरीका होता है, एक पहला, और सिलेबस देख लो। मान लो मुझे सब्जेक्ट बहुत पसंद है लेकिन उसका सिलेबस ऐसा है कि भाई नहीं हो सकता, इतना सारा है, इतने सारे सब्जेक्ट उसमें देते हैं कि हम नहीं कर सकते। मैं जो आपको रिकमेंड करूंगी वो यही तरीके हैं कि आप इन्हीं तरह से अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट्स को फाइनल करें। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को। अब क्या क्या चीजें पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बिहार डिटेल्ड सिलेबस देता है। ये सब आपका फ्रॉम दी ऑथेंटिक सोर्स, वहीं से मैंने आपका नोट किया है, तो कोई भी चीज इसमें छूटेगी नहीं। पहली चीज, हर चीज जो जो सिलेबस में पूछा जाता है वो सब यहाँ पे स्पेसिफाइड रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अगर इनमें से कोई ऐसा टॉपिक रह गया कि हाँ मैं लिख नहीं पाई, तो ये नहीं होगा कि क्लासेस में वो डिस्कस नहीं हो रहा है, नहीं, क्लासेस में पूरा डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा, हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो जो आपका मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव से, बेसिकली जुडिशरी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अगर हम बात करें, वो है आर्टिकल 1 से लेके 395 तक और स्केड्यूल्स। क्या भाई पूरा इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लें हम? सब पढ़ना है प्री के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम घुस के सारे आर्टिकल्स पढ़ने, नहीं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको मार्क कराए जाएंगे। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। जैसे हमारे मेन क्वेश्चंस क्या बनते हैं मेंस के, मैं एक दो एग्जांपल्स देती हूँ। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का रिलेशनशिप बताइए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम जो पढ़ाएंगे वो उन्हीं चीजों को, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि एक तो क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, दूसरा न्यूज में क्या रहा है। हमेशा लॉ की पढ़ाई ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आप करंट से हटके नहीं कर सकते। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं करंट अफेयर्स से।
ठीक है, अभी क्योंकि रिसेंटली ये सारी चीजें हो रही हैं जहाँ पे हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को क्वेश्चन होते हुए देखा है। MSM शर्मा का केस है, अगर आप लोग को पता हो तो इसमें क्या हुआ था, उसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को अपहोल्ड किया गया था और फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक दिया गया था कि नहीं। वो ठीक है, वो उसमें क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में वो कवर्ड है। एक तरह मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेसिक आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, उस पे आ जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव को हम कभी कभी पावर दे देते हैं लॉ बनाने की। बेस्ट एग्जाम्पल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का अगर मैं बात करूं, बेस्ट एग्जाम्पल वो रहेगा ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहाँ दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली जो क्वेश्चन होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, इसे कंट्रोल करने के क्या तरीके होते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे जुडिशरी का क्या स्टैंड रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको ऐसे ब्रेक डाउन करते हुए ऐसे पढ़ाई करेंगे इसकी। रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, 3 रूल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, मेन 3 रूल्स हैं, उनको पढ़ेंगे। ट्राइब्यूनल्स एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन एंड स्टैट्यूटरी जुडिशियल रेमेडीज। रिट ज्यूरिसडिक्शन कौन से आर्टिकल्स आ जाएंगे, मेन हमारे 32 to 26। ठीक है, किसके पास होती है रिट ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा। प्रीलिमिनरी के हिसाब से जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक होंगे एकदम, मतलब आपके जनरल वो टेस्ट कर रहे हैं वहां पर। मेंस में थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिट 5 तरह की होती हैं, कौन सी रिट्स हैं, कौन सी रिट आप किस अथॉरिटी के अगेंस्ट यूज करते हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, किसने इसका ओरिजिन किया, कौन से केस लॉज इससे डील कर रहे हैं, कौन सा राइट है जो हम कहेंगे कि PIL से आया है। रिसेंटली PIL से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज थी। ठीक है, द ओरिजिनेटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उनके बारे में बात हुई थी। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी पढ़ाई की जाएगी। टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट एंड कंपनसेशन, टॉर्शियस लाइबिलिटी की हम बात करें तो ये आ जाता है आपका 299 और 300 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, प्रॉमिसरी एस्टॉपल, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, उनको डिस्कस किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, एंड ऑम्बड्समैन स्कीम, ऑम्बड्समैन कहाँ से आए हैं, किससे, कौन सी कंट्री से हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया है, वो सारी चीजें। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो सबको प्यारा होता है, फ्रॉम द डेट हम कॉलेज में गए उस दिन से लेके कॉलेज से निकलने तक सबको प्यारा होता है कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स। तो भाई इस सब्जेक्ट में होते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स चूज करते हैं इसको। ठीक है, हमेशा ये होगा कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट वाले दिन खूब भीड़ होगी। ठीक है, इस दिन ये सब्जेक्ट रहता है। और भाई देखो कारण भी है उसका, एक तो हमें इसमें होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, सिलेबस बदलता नहीं है, हमें पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वही पढ़ना है। टॉर्ट्स हमें केसेस पढ़ने में मजा आती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बच्चे जो चूज करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स होता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कहाँ तक समझते हैं इसको, सेक्शन 75 तक पढ़ते हैं पार्ट 1 और बस हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नहीं, ऐसा नहीं करना है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिसेंटली जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो पार्ट 2 से भी बन रहे हैं, यानी एजेंसी, बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी, इन टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम जब पढ़ाई करेंगे तो हम सिर्फ पार्ट 1 पे नहीं रुकेंगे। व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वी विल बी डीलिंग विद द कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की जहां बात होती है उनको भी डील करेंगे। नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लायबिलिटीज, ये कहाँ आ गया, टॉर्शियस लायबिलिटी, उसमें हम सब डिस्कस करेंगे। रेमेडीज, न्यूसेंस, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, अलग अलग तरह के टॉर्ट्स हैं ये सब। इंजरीज टू डोमेस्टिक एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस, रॉन्गफुल डिसमिसल, डिफेमेशन, राइलेंट और फ्लेचर। कौन सा रूल है राइलेंट और फ्लेचर का, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी 2 तरह की हो सकती है ना, वो हमने देखी थी ना,
अभी ऊपर हम लाइबिलिटीज देख रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट हो सकती है और एब्सोल्यूट हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपके प्री में क्वेश्चंस बनते हैं टॉट्स के, वो होते हैं यूजुअली केस बेस्ड, ठीक है। टॉट्स के स्पेसिफिकली बता रही हूँ, केस बेस्ड होते हैं। प्रिंसिपल्स वो ज्यादा नहीं पूछते आपसे, केस पूछते हैं, या फिर ये कि ये वाला प्रिंसिपल कौन से केस से आया, ये इतना, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल कौन से केस से आ रहा है। फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस में तो हमें प्रिंसिपल्स भी डिस्कस करने होंगे और आपका जो मेन उसका केस लॉ है वो भी डिस्कस करना होगा। हिंदू और मुस्लिम लॉ, लोगों को दिक्कत होती है ये पढ़ने में, ये तो हमें फिर भी समझ में आ जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम होती है जब हम मुस्लिम लॉ, और मुस्लिम लॉ का भी जब हम वसीयत, गिफ्ट, हिबा, जिसको हम बोलते हैं सक्सेशन, इस बारे में जब हम बात करने लगते हैं तब होने लगती है प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, क्यों? जितना जिस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उतना बता दिया जाएगा, उसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चंस जो सक्सेशन से बन सकते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, उतना आपको पढ़ा दिया जाएगा। स्कूल्स, हिंदू लॉ में स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो मेन हमारे 2 स्कूल्स हैं, दया भागा, मिताक्षरा, उस पर डिस्कशन हो जाएगा। मैरिज सबको पता है सेक्रामेंट है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, हाँ, इस पे डिस्कशन होगा, मेन का जो क्वेश्चन बनता है मेंस में, ठीक है। प्री पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमारा जो एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। जॉइंट फैमिली एंड मिताक्षरा प्रॉपर्टी या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, फिर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पार्शियबल एस्टेट, पार्टीशन, अडॉप्शन, विल्स, लेजिटिमेसी, एक्नॉलेजमेंट, गार्डियनशिप, सक्सेशन, ये सब along with the 4 acts, along ने बेसिकली इन द लाइट ऑफ द 4 acts, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं हिंदू लॉ की, तो कुछ तो कोडिफाई हो गया, कुछ कोडिफाई नहीं हुआ। क्या नहीं कोडिफाई हुआ? जैसे जॉइंट फैमिली नहीं कोडिफाई हुआ, पार्टीशन नहीं कोडिफाई हुआ। तो क्योंकि ये कोडिफाई नहीं हुआ, हमें थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ना पड़ेगा, यानी 1956 के पहले जो पोजीशन थी हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो आज की डेट में भी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो जो हमारा हिंदू लॉ होगा वो कन्फाइन नहीं होगा इन 4 एक्ट्स तक। हमारा हिंदू लॉ कुछ चीजें पुरानी भी हम पढ़ेंगे। रिसेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है आपका डेट से रिलेटेड, ठीक है। ऑब्लिगेशन, डेट एज एन ऑब्लिगेशन। जब हम सेक्शन 6 देखते हैं सक्सेशन एक्ट का, वो अमेंडमेंट से आया, नया सेक्शन ऐड हुआ। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम सिर्फ कोपार्सनरी वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं कि डॉटर को कोपार्सनरी बना दिया और बस हो गया। लेकिन नहीं, उसको वहां हमें खत्म नहीं करना है, थोड़ा आगे बढ़ना है। ऑब्लिगेशन वाली, डेट एज एन ऑब्लिगेशन वाली बात हुई है वहां पे, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। इस तरह से मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि हम कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इन केस, अब इसके साथ ही मैं यहाँ पे बता दूं, आपको अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो यू आर फ्री टू इवन डिस्कस दैट इन दी क्लास, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं यहाँ मैसेज कर पा रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे, या अगर आपने उसी दिन क्लास के टाइम बताया, मैं मैसेज देख पाई, तो हम उसी दिन उस डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये 1 वे क्लासेस रहेंगी, नहीं, इट विल बी अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू एज वेल। आप लोग रेगुलर रहेंगे, आप लोग अपने डाउट्स पूछेंगे, और वीकली यहाँ पे आपके टेस्ट भी होंगे। यानी मान लो हम कोई बड़ा लॉ शुरू कर दिया हमने, मान लीजिए हमने BNSS शुरू कर दिया, अब भाई मैं ऐसे हफ्ते भर में तो खत्म नहीं कर सकता ना, कोई भी नहीं कर सकता। तो हमने उस वीक में जिस चैप्टर से लेके जिस चैप्टर तक पढ़ा है, सैटरडे संडे में आपका उसका टेस्ट होगा, ठीक है। एंड ये रेगुलर रहेगा। रीजन है, आप रिविजन करोगे, याद करोगे, कॉपीज चेक होंगी, इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा क्लास में। अभी इस चीज को मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा टेस्ट वाली चीज चल रही है, ये हमारी स्टार्ट हो जाएगी प्री से, और ये पूरी आपकी कंटिन्यू रहेगी मेंस तक, ठीक है। प्री का एग्जाम दे के आओगे, मेंस का पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही मेंस की शुरू कर देंगे वापस से टेस्ट वाला भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मुस्लिम लॉ पे। मुस्लिम लॉ पे क्या क्या चीजें हैं? मैरिज, सोर्सेस, इसमें स्कूल्स भी हैं, ठीक है। स्कूल से पूछ लेते हैं कभी कभी।
मेंटेनेंस, वक्फ, एक्नॉलेजमेंट, वसीयत। वसीयत इज बेसिकली विल, ठीक है। क्या क्या उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या उनके कंडीशंस हैं फॉर अ वैलिड विल, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। हिबा इज गिफ्ट, डावर, मेहर, गार्डियनशिप, सक्सेशन, तलाक। और कोई टॉपिक इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स में है, न्यूज़ में है, अगर मुझे लगता है कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो यहाँ से छूट गया है तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। डोंट टेक इट कि मैम ने इतना लिख दिया है तो बस मैम इसके आगे पढ़ाएंगी, नहीं नहीं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। कमर्शियल लॉ, इस लॉ को, इस सब्जेक्ट को यूजुअली सबसे कम लोग सिलेक्ट करते हैं, मिनिमम स्ट्रेंथ होती है इसमें। कारण है उसका, हम हैं ट्रेडिशनल बच्चे, ठीक। अब ट्रेडिशनल बच्चों को पसंद होते हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ये हैं भाई मॉडर्न सब्जेक्ट्स। हमें समझ ही नहीं आता कंपनी लॉ क्या बोल रही है, कैसे हम पढ़ लें, और इतना बड़ा कंपनी लॉ है, 500 सेक्शन उसमें दे रखे हैं, हमें याद नहीं होंगे। इस डर से लोग इस सब्जेक्ट को लेते नहीं हैं। अब आप जब इस सब्जेक्ट को लोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो समझ में कैसे आएगा कि वो डरने वाला सब्जेक्ट है भी कि नहीं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूं तो मुश्किल से उसमें 60 सेक्शन है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो उसमें 70 से लेके 80 सेक्शन है। मतलब मैं मिनिमम आपको सेक्शंस बता रही हूँ बस यहाँ पे, जिसमें से टॉपिक निकल के आते हैं पढ़ने वाले मेंस पर्सपेक्टिव से 5 या मुश्किल से 6 टॉपिक, ठीक। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मुश्किल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं वही। और ये सब क्या है, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये पूरा बेयर एक्ट बेस्ड है। कुछ नहीं करना, कहीं बाहर नहीं जाना, किसी केस लॉ में नहीं अपना मत्था मारना, उसको याद नहीं भी रख पाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने बेयर एक्ट अपना अच्छे से कर लिया तो हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम करते हैं कंपनी लॉ, लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये है नहीं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और वो सेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो इनको मतलब हमें बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें डरना नहीं है किसी सब्जेक्ट से, ठीक है। ये आपको इन एनी केस इसको प्री के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बेयर एक्ट तो आप नहीं छोड़ सकते, प्री के लिए तो हम पढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि इसमें 500 सेक्शन दे रखे हैं तो हम पूरी 1 से लेके 500 तक पूरी कंपनी लॉ के बेयर एक्ट ही खा जाए, नहीं करना है हमें। सिलेक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी, ये हमारा मेन एम होना चाहिए कि हम सिलेक्टिव पढ़ें, स्मार्टली पढ़ें उसको, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज इस सब में रिवीजन, रेगुलर रिवीजन, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। बेयर एक्ट बिल्कुल नहीं छोड़नी है, जो है बेयर एक्ट है। अगर आपने बेयर एक्ट कर ली बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सारे सिलेबस, ठीक। पूरी स्कीम हमने डिस्कस कर ली कि ये अब जितने भी कमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं, हर जो लॉ का सब्जेक्ट है वो आपका रहता है 150 मार्क्स का, ठीक है। ईच लॉ सब्जेक्ट इज ऑफ 150 मार्क्स मेंस के टाइम पे। अब एवरेज मार्किंग होती है मेंस में, हम थोड़ा रुक के जाएंगे। हम प्री के कट ऑफ की बात अगर करें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, प्री का जो कट ऑफ है पिछले कुछ टाइम में थोड़ा खेला होने लगा है। खेला ये होने लगा है कि जब तक कोविड नहीं आया था तब तक हम 45 से 50% लेके चलते थे प्री के कट ऑफ को। और मैं अभी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से बात कर रही हूँ क्योंकि यूआर का ही मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए ही हम पढ़ाई करेंगे। टिल द टाइम कोविड नहीं हुआ था, यानी 2018 का जो पेपर था उसमें जो हमारा कट ऑफ गया था 120 से 125 के बीच में था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। कितने नंबर में से? 250 में से, ठीक है। अब क्या हुआ, जो लास्ट हमारा पेपर हुआ 2022 वाला है ना, तो 2022 वाला जब पेपर हुआ इसमें जो कट ऑफ गया ये आपका गया 165 प्लस, ठीक है। समझ रहे हो? तो विद द टाइम क्या हो रहा है, हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है।
कंपटीशन बढ़ रहा है, यानी अब जो नेक्स्ट हमारा जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हमें एम क्या करते हुए चलना है, 190 प्लस। इस 190 प्लस को अचीव कैसे करना है, रिवीजन मेन, इसे नहीं छोड़ना है, बैराक्ट को नहीं छोड़ना है। और रिवीजन आप कैसे कर सकते हो, आप क्लासेस करो, क्लासेस के बाद आप टेस्ट दो, टेस्ट के बाद भी आप, ये नहीं है कि आपने बैराक्ट को सब्जेक्ट को छोड़ दो, नहीं, आपको 2 दिन टाइम दिया जाएगा जब आप अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहोगे। जब हम क्लासेस कराते हैं आपको, तो हम क्लासेस में आपको ये बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करने हैं, तो इन सेक्शंस को रिवाइज करते रहो, ठीक। वहीं आपको इंपॉर्टेंट केस लॉज बता दिए जाएंगे, यानी प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव से जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको क्लासेस में ही बता दी जाएंगी, करा दी जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें बस उन्हें पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, जब तक पेपर नहीं आ रहा है रिवीजन रेगुलर रखना है, ठीक है। इस सब के साथ एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, दैट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट, इस सब से कुछ नहीं लेना देना है, अपना भी ध्यान रखो। इट्स नॉट अबाउट ओनली दिस एग्जाम, आपकी हेल्थ सफर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ठीक हो आप ये सब कर सकते हो, ये सब कुछ नहीं है ये सब, पर इसके करने में अगर आपने खुद को नुकसान करा लिया, खुद परेशान हो गए, अपनी तबीयत खराब कर ली, अपना ध्यान नहीं रखा, इस सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल, गो थ्रू दिस। कहीं आपको कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, and I'll be really happy to see you all in our batches. We will be happy, our team will be happy, and I hope हम लोग हेल्प कर पाए आपके, आप जिस भी पर्पस से हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं आपका वो पर्पस फुलफिल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।